Hi guys, this is Pooja. Welcome back to our channel Learning Flux. तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और करेंटली हम इस वाली सीरीज में क्लास 12th का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में शायद हमने बात की थी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन और पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको अभी तक इस चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आज पक्का से क्लियर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स की। ठीक है, समझना ध्यान से, हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया आपको पहले से हो। कंडक्टर्स वो थे जो, एक बार बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, तो कंडक्टर्स वो थे बच्चे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने देते थे। बेसिकली दे अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्जेस उनके थ्रू पास हो जाते थे। वेरी गुड। इंसुलेटर्स क्या होते थे? विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम या इलेक्ट्रिक चार्जेस द फ्लो थ्रू देम। ठीक है, तो इंसुलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए। अब एक और बात हम पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। बच्चे, डाई इलेक्ट्रिक भी एक काइंड ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक्स? देखो, सुनना। Dielectrics are those substances which do not allow the flow of charge. ठीक, कंप्लीट नहीं हुआ है। Which do not allow the flow of charge but allows the exertion of electrostatic force in them. क्या कंफ्यूजिंग है? हाँ, क्या था कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जो पहले से तो कोई चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मतलब परमिट नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट होने देते हैं। और सिंपल तरीके से बोलते हैं बच्चे, डाई इलेक्ट्रिक्स आर एसेंशियली एन इंसुलेटर। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात, जो डाई इलेक्ट्रिक्स है वो इंसुलेटर ही होते हैं, कंडक्टर नहीं होते। दे आर एसेंशियली एन इंसुलेटर विच अलाउज द production of some amount of electric field on the exertion of external electric field. क्लियर है बेटा? ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक्स आपको क्लियर है, डाई इलेक्ट्रिक्स कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। चलिए, अब एक बात कर, एक बिहेवियर है कंडक्टर्स और डाई इलेक्ट्रिक्स का, दोनों का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, एक बार ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इधर हम बात कर लेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स की और अभी इधर बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स आपको पहले से पता है, एक बार हमने और भी पढ़ा है कि कंडक्टर्स को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। चलिए, ये मान लीजिए ये एक्सटर्नल कंडक्टर है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। कैसे अप्लाई करी? दिस इज पॉजिटिव चार्ज और ये वाली प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज की है। तो मतलब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। करेक्ट। लेट मी से दिस इज ई नॉट। अब क्या हुआ, जब आपका कंडक्टर्स में बच्चे फ्री चार्जेस होते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस क्या होते हैं, वो ऑलरेडी अपने क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते ही हैं पहले से ही चार्जेस। तो अब आप क्या करते हो, जैसे ही थोड़ी सी उन्हें ड्रिफ्ट करवाते हो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो चार्जेस का मूवमेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस साइड वाले जो चार्जेस हो जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब क्या कहें, बेसिकली जो कंडक्टर्स का जो नेगेटिव पोर्शन है वो इस साइड से अट्रैक्ट होगा और कंडक्टर की ये वाली सरफेस नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगी। ठीक है, ये वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिकली जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड हो गया पॉजिटिव प्लेट की वजह से और नेगेटिव प्लेट की वजह से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या हुआ कि अब ऐसा होने से अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई। ठीक है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कुछ भी बोल लीजिए, इसको ईपी बोल ले, कुछ भी बोल ले। तो बच्चे, ये प्रोसेस, अब ये कंडक्टर है, इसमें ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि ये जो ईपी है, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको मैं ई आई लिख देती हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ये कंडक्टर के अंदर डेवलप हुई है फील्ड। ऑलराइट, तो जब तक ये आपका ई आई
बराबर नहीं हो जाता ई नॉट के, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होता रहेगा। ऑलराइट, तो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ई नॉट और ई आई बिल्कुल ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ई नॉट और ई आई बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो अगर मैं बोलूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, और अभी हम बात कर रहे हैं कि ई नॉट माइनस ई नॉट और ई आई क्या है, बिल्कुल बराबर है ई आई, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोला हमने कि जो कंडक्टर है उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड है, राइट, अंदर जो अंदर वाली डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो फील्ड डेवलप हुई थी वो बिल्कुल एक्सटर्नल के बराबर हो गई, तो जो नेट इनसाइड है वो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये तो है बेटा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम बात हो गई, ये मैंने बनाया एक डाई इलेक्ट्रिक और ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वे दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हो गई ई नॉट। ठीक है, फर्क क्या है कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक में कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, लेकिन इसमें बहुत कम चार्जेस हैं। तो क्या होगा बच्चे की डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने ऊपर एक्सर्ट होने दे रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस तो डिपॉजिट होंगे। लेट अस से दिस इज पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव प्लेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो मतलब चार्जेस का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि वो ई नॉट को कैंसिल कर सके। मतलब मैं बोल रही हूँ कि अंदर एक डाइपोल मोमेंट तो बनेगा ही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुई जिसको मैंने बोला ई आई। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, पर इस केस में क्या होगा, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम होगी किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मतलब क्या होगा कि अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम तो होगी, लेकिन रिड्यूस होगी, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होगी। तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये है बिहेवियर बच्चे डाइलेक्ट्रिक्स का किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये कंडक्टर्स का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, तो आप ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। आप इसे कॉपी कर लें। तो डाइलेक्ट्रिक बेटा दो टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों को डिफरेंस करके समझेंगे। चलिए, ये हो गया नॉन पोलर। ठीक है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात है, और ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलिए पहले बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव आयन, जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो सेंटर ऑफ जो भी आपका एटम होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो जब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव आयन कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव आयन, जब ऐसा होगा तो वो किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक बनाएगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऑलराइट, थोड़ा सा और सिंपल करके इसे एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एटम्स की शेप से समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो मॉलिक्यूल है या जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, उसकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल है, तो वो किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलिए एक और तरीके से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, नॉन पोलर का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ H2, देन यू हैव CO2। तो इस केस में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के दो एटम हैं, सेम साइज के होंगे,
ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम सेम साइज, सिमेट्रिकल शेप बन जाती है इस मॉलिक्यूल की, ठीक। CO2 में भी क्या होता है, कार्बन एक दो साइड ऑक्सीजन जो लगे हुए हैं वो भी सिमेट्रिकल शेप बनाता है। तो इस टाइप के जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पहला पॉइंट आपका इनका यही था कि इनके मॉलिक्यूल की सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप। ऑलराइट, अब क्या होता है कि ये जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है इसमें दूसरा पॉइंट है, मैं इसलिए लिख दे रही हूँ कि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप इसे समझ लें दोबारा। जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव आयन, जो भी इसका पॉजिटिव आयन है, कोइंसाइड करता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोइंसाइड करता है विद नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया बेटा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। सेम जो भी पॉइंट्स लिखे हैं इसी से आप पोलर डाइइलेक्ट्रिक समझ सकते हैं। क्या होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक में, सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल शेप होती है, नॉन सिमेट्रिकल कह लीजिए, नॉन सिमेट्रिकल। ऑलराइट, नॉन सिमेट्रिकल शेप होती है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल H2O is the example, then you have HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे बच्चे एक बार समझेंगे, HCl को देखो, HCl में क्या है, हाइड्रोजन छोटा सा एटम है, हाइड्रोजन का एटम क्या होगा, छोटा सा, क्लोरीन का एक बड़ा सा एटम होगा, तो ये पक्का से सिमेट्रिकल शेप तो बना नहीं रही है अपना मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक क्या बोलते हैं, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन हो गया, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव आयन हो गया, एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप डिफरेंस का ये समझ सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में, जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव आयन का जो सेंटर ऑफ मास होगा और जो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव आयन का, साफ साफ पता लग रहा है वो आयन बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास तो कोइंसाइड करेंगे नहीं, ठीक है। तो डू नॉट कोइंसाइड, मैं सिर्फ डू नॉट कोइंसाइड लिख रही हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो डू नॉट कोइंसाइड, व्हाट डू नॉट कोइंसाइड, पॉजिटिव आयन, यही वाली बात है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इस केस में डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट समझना इसे। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो ये वाले होते हैं H2CO2, जिनमें क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की शेप सिमेट्रिकल होती है और सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का कोइंसाइड करता है, ठीक है। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, इसमें H2O, HCl, इस टाइप के जितने भी आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, वो नॉन सिमेट्रिकल होती है उनकी शेप और डू नॉट कोइंसाइड नहीं करता पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब देखो ये तो इनकी डेफिनेशन है। एक चीज और समझनी रह गई है कि अगर इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, मतलब मान लो कि मैं H2O मतलब किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रही हूँ तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, और पोलर को रख रही हूँ तो मतलब उसका बिहेवियर कैसा होगा। इन दोनों बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। पहले स्टडी करते हैं, कंक्लूजन बाद में। चलिए पहले बात करते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में एक जो बात अभी आपको बताई है वो ये है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है कि मैं एक एटम अगर बना रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब मैं मान लेती हूँ रफली कि ये मेरे पूरे मॉलिक्यूल की शेप है, राइट। तो और भी होंगे मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो गए, बहुत सारे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है बच्चे कि आपने अभी क्या कर रखा है, अभी आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी है। मैं एक्सटर्नल फील्ड को ई नॉट ले लेती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि अभी आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी है और वहां पे क्या है आपकी सिंपल ओरिएंटेशन में जैसे भी वो पड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स वैसे वो एकदम पड़े हुए हैं। तो बात करते हैं कि कैसे पड़े होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मैंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन कोइंसाइड करें, मतलब इस तरीके की उनकी शेप है, तो क्या हो रहा है, नेट जो उनका अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेट डाइपोल कह लो, डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो है, ठीक है। ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है बट पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई एक बड़ा सा कोई हमें डाइपोल मोमेंट नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो मैं कह रही हूं कि मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी,
मतलब इट्स नॉट इक्वल टू जीरो बेसिकली, पता नहीं कितनी लगाई बट नॉट इक्वल टू जीरो है। चलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमने डाइइलेक्ट्रिक के बारे में क्या पढ़ा कि भाई डाइइलेक्ट्रिक जो है थोड़ा बहुत क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने ऊपर एक्सर्ट होने देता है। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लगा रही हूँ तो ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि जो प्लेट जिस साइड लगाई है उसके हिसाब से ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होके मान लो कि ये बन गया ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्जेस का, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एकदम साथ साथ नहीं रहे, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक। चलो सेम इसके साथ हुआ, ये भी अब सेम पॉजिटिव एक ही साइड होगा क्योंकि यहाँ कोई प्लेट होगी और उधर कोई प्लेट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे भी अप्लाई कर रहे हो तो एक चार्ज इस साइड होगा एक इस साइड होगा, उसके ऑपोजिटली ये चार्ज डेवलप हो रहे हैं। इस वाले एटम को देखते हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये वाला भी सेम यही काम करेगा, इसने भी यही काम करना है। ये बात समझ आई। तो अब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हमारे पास नॉन पोलर है पहले एकदम साथ साथ थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आ गए, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस में नहीं आएंगे। क्यों, देखो एक बात है कि ये कितना डिस्टेंस, अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम इतना ही क्यों, थोड़ा और ज्यादा हो जाते हैं थोड़ा और कम हो जाते हैं। तो बच्चे क्या होगा कि जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो रही है बहुत बढ़िया अप्लाई हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि इनकी अपनी भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये उतना ही डिस्प्लेस करेंगे जितना ही इनकी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस कर ले, मतलब जो इनका अपना फोर्स है अट्रैक्शन का अंदर और बाहर जो इनको फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, दोनों क्या होता है बैलेंस हो जाता है। ऑलराइट, तो अगर कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे किस पे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पे, तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब क्या है, उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगा। इंड्यूस्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि पहले नहीं था अब डेवलप हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में पहला केस लेते हैं जब हमारा ई नॉट क्या था, जीरो, मतलब कुछ पहले अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते कैसे, ऑलरेडी मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने अभी समझाया था कि ऑलरेडी क्लोरीन और हाइड्रोजन के हिसाब से कि थोड़ा सा उसमें पहले से ही डाइपोल मूवमेंट है। तो इधर बना लेते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, पहले से ही कुछ डाइपोल मूवमेंट है और कोई भी रैंडम ओरिएंटेशन है। ये हो गई आपकी रैंडम ओरिएंटेशन। तो मतलब क्या है कि इसके चार ही मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो इसका क्या है कि रैंडम ओरिएंटेशन है क्योंकि पहले से ही कोई डाइपोल मूवमेंट है, थर्मल एजिटेशन है इनके बीच में, तो कुछ ना कुछ एक नेट है अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसकी तरह जीरो है, ठीक है, बट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, किसी ओरिएंटेशन में नहीं है। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इफ वी से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इस बार मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो क्या होगा बच्चे, अट्रैक्शन होगा इसका पॉजिटिव। अब मान लो वही प्लेट के हिसाब से, जब मैंने यहाँ पे प्लेट लगाई एक्सटर्नल, तो फिर क्या होगा, इस ये वाला एटम देखते हैं, ये वाला सॉरी मॉलिक्यूल देखते हैं, ये कैसे ओरिएंट होगा, ऐसे ओरिएंट हो जाएगा, ये वाला भी सेम ओरिएंटेशन में हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इनकी ओरिएंटेशन बदल जाएगी और थोड़ा सा और ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, ओरिएंटेशन भी बदल देंगे। मतलब अब ये बात है कि अगर जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनमें भी डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने कंक्लूड किया कि इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है डाइपोल मूवमेंट, इसमें भी एक डाइपोल मूवमेंट है, मतलब दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो इस टाइप के बिहेवियर को बच्चे बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन को ऐसे P से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, पोलराइजेशन को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और पोलराइजेशन का जो मतलब डेफिनेशन है वो ये है कि डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना डाइपोल मूवमेंट यूनिट वॉल्यूम में वो डेवलप कर रहा है, वो उसका पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नॉन पोलर, पोलर, इनकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। एक छोटी सी बात और है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक्स पढ़ लिया, पोलर पढ़ लिया, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पढ़ लिया। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चे, ध्यान से समझना।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक कैपेसिटी है, मतलब द अमाउंट ऑफ करंट, जितना भी आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, सच दैट कि उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ना हो जाए, राइट मतलब ऐसा ना हो कि आप उसमें इतना करंट अप्लाई कर रहे हैं कि वो पूरा मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब एक लेवल होता है, एक हद हो गई कि बस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट यू कैन अप्लाई ऑन दैट डाइलेक्ट्रिक इज द मतलब इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी सिर्फ एक डेफिनेशन थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आज के वीडियो में बच्चों, इतना ही, ठीक है। आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैपेसिटर्स पे, तो फिर पढ़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, बाकी लोग भी देख पाए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।